तो अब यहाँ से देखो ऑब्लिक कोलिजन बाय स्मूथ सरफेसेस, है ना, मतलब बाउंसिंग ऑफ बॉल का एग्जांपल है किसी सरफेस से, फ्लोर वगैरह से मान लेते हैं, फ्लोर या वॉल से स्मूथ होना चाहिए, बट ये कंडीशन है, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो इसमें पहले तो आपका रीजन लगेगा, मतलब पहले इसकी रीजनिंग एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इसका कंसेप्ट होगा। तो जो हमारा रीजन होता है, मतलब एक कंसेप्ट इसमें क्या लगाओगे, पहले तो ये देख लो आप, थ्योरी जिसको कह सकते हो कि क्या रीजन होना चाहिए यहाँ पर, और उसके बाद तो रीजन बेसिकली एनएलएम से ही है दैट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये कंसेप्ट है, एफ इंटू डेल्टा टी, ये हमारा कंसेप्ट है चेंज ऑफ मोमेंटम का। तो इसमें जब बॉल और फ्लोर का कांटेक्ट होगा उस टाइम की बात करें अगर, ड्यूरिंग बॉल फ्लोर कांटेक्ट, बॉल एंड फ्लोर अगर एक तरीके से आपस में जब कांटेक्ट करेंगे तो उस टाइम पर कौन कौन सा फोर्स आएगा, कंसिडरेबल फोर्स कौन सा आएगा। देखिए मैं इसको पहले भी बोल चुका हूं इंपल्स अप्रोक्सीमेशन में कि कोलिजन हो रहा है तो उस टाइम पर आप ग्रेविटी को टाइम बिंग इग्नोर कर सकते हो, ग्रेविटी को यहां से इग्नोर कर दिया जाए अप्रोक्सीमेशन पे, इंपल्स अप्रोक्सीमेशन पे। लेकिन जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, मतलब ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा ऑन द बॉल बाय द फ्लोर। और स्मूथ इसलिए लिया था कि ताकि कांटेक्ट होते वक्त जब ये कोलाइड करें, जिस समय कांटेक्ट हो तो स्मूथ होने की वजह से कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, नो फ्रिक्शन। मतलब यही समझ सकते हो कि अगर ये रफ फ्लोर होता तो फ्रिक्शन लगाते, बट रफ नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, नो फ्रिक्शन, स्मूथ होने की वजह से। क्या चीज? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, फ्रिक्शन नहीं नेग्लेक्ट होता, ग्रेविटी और स्प्रिंग के अलावा बाकी फोर्सेस को नेग्लेक्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है, वो देखना पड़ेगा हमें। सो ग्रेविटी इग्नोर होगी, नॉर्मल ऑन द बॉल बाय द फ्लोर और नो फ्रिक्शन, बिकॉज देखिए ये नॉर्मल आएगा ना, ये कोलाइड करते वक्त आ रहा है। लेक्चर में मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई बार इस चीज को रिपीट कर चुके हैं, बार बार इसको हम तो यूज करते हैं कि जब भी हमारे कोलिजन क्वेश्चन होते हैं, बहुत पहले का टॉपिक है, एक बार देखते हैं उसको कहाँ मिलेगा भी वो। वहां पर एक डेटा शेयर किया था हम लोगों ने, काफी पुराना लेक्चर है, 2-3 लेक्चर पहले का होगा ये चीज। एक सेकेंड कहाँ जा रहे हैं, दिखाएं पहले आपको। उसमें ये बता रहे हैं आपको, तब तक आप सुनो, कि उसमें ये डिस्कस हुआ था हमारा कि कोलिजन के टाइम पर जो फोर्सेस लगती हैं वो ऑलमोस्ट कितने अमाउंट की लगती हैं, याद है आपको कुछ? कोलिजन के टाइम की फोर्सेस कितने हैं? वेरी लार्ज। वो पेज अभी एक्चुअली मिल नहीं रहा, कहीं खो गया है। एक सेकेंड, मिल जाएगा, हाँ यहाँ पर था वो। आपसे ये लिखा गया था कि जो एवरेज फोर्स द बैट एक्सर्ट्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इज टिपिकली सेवरल थाउजेंड न्यूटन, मतलब कोलिजन के टाइम पर ऑलमोस्ट कई हजार न्यूटन की फोर्स आती है। और यहीं पर मैंने कहा था कि इस समय ग्रेविटेशनल फोर्स को और स्प्रिंग जैसी फोर्सेस को नेग्लेक्ट करोगे, लेकिन मैंने यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन को भी नेग्लेक्ट करना है। तो फ्रिक्शन नहीं नेग्लेक्ट होगा, इसका ध्यान रखना है तुम्हें। बट जो फोर्सेस आती हैं वो 1000 न्यूटन के आसपास की हैं, वो भी एक दो हजार के नहीं, 10-20 हजार की फोर्सेस आती हैं। तो जब इतनी बड़ी फोर्सेस कहीं लगेंगी तो वहां पर मोमेंटम अचानक से चेंज होता है। तो नॉर्मल को इग्नोर नहीं कर सकते आप, ग्रेविटी को इग्नोर कर दीजिए। सर मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस जो इनको कर सकते हैं इग्नोर, जो ऐसा मतलब कोई जिनकी रूल नहीं, कहाँ लिखा है, ऐसा कोई रूल नहीं है। सर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जैसे फोर्सेस और भी जैसे मतलब जो गलत गलत, पोटेंशियल एनर्जी नहीं जिनके अंदर हो सकती ऐसा है। कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं। नॉर्मल ऑन द वॉल बाय फ्लोर, ये आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से ना सेवरल थाउजेंड न्यूटन का है। सो सेवरल थाउजेंड न्यूटन की आसपास की फोर्स आएगी तो नॉर्मल नेग्लेक्ट नहीं होगा। और अगर फ्रिक्शन होता है तो हमको पता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू टाइम्स नॉर्मल होती है। तो अगर कहीं पर नॉर्मल की वैल्यू 20,000 न्यूटन की चल रही है, मान लो 20,000 लग रहा है, और म्यू की वैल्यू हाफ है, तो फ्रिक्शन भी तो बड़ा फोर्स आएगा, फिर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कैसे कर दोगे? अगर नॉर्मल की वैल्यू इतनी ज्यादा है तो करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा, फिर फ्रिक्शन भी बड़ा फोर्स हुआ।
वो नेग्लेक्ट नहीं हो सकता वहां पर। तो फिलहाल तो फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए इसकी बात अभी नहीं करेंगे ज्यादा, लेकिन फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करने का कंसेप्ट गलत है। ग्रेविटी को और स्प्रिंग फोर्स को नेग्लेक्ट किया जा सकता है हमेशा। नाउ सिर्फ नॉर्मल कंसीडर करोगे, जब नॉर्मल कंसीडर करोगे तो इसका मतलब, और ये जो इक्वेशन है वो ये कहती है कि मोमेंटम का चेंज जो होता है वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। तो यहाँ पर फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब ये रिजल्ट आ जाएगा कि जो मोमेंटम होगा यहाँ पर, मोमेंटम विल चेंज अलोंग नॉर्मल। सीधा सा कंसेप्ट लगाओगे, इट विल चेंज अलोंग द नॉर्मल लाइन। और दूसरा कंसेप्ट ये लगाओगे कि मोमेंटम जो नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि टेंजेंट, तो मोमेंटम विल नॉट चेंज, मोमेंटम विल नॉट चेंज अलोंग टेंजेंट। दो ही डायरेक्शंस होती हैं सरफेसेस के केस में, नॉर्मल और टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब पैरेलल टू सरफेस। फ्रिक्शन होता तो ये भी चेंज हो जाता, अगर फ्रिक्शन लग रहा होता तो दोनों चेंज होते, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है तो हमारा मोमेंटम सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में चेंज होगा और पैरेलल डायरेक्शन में चेंज नहीं करेगा। यही इसके रूल्स है, मतलब यही इसका कंसेप्ट है। और एक और पॉइंट आपको बताएं कि जो मोमेंटम नॉर्मल डायरेक्शन में चेंज करेगा वो इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से चेंज करेगा, और टेंजेंट यानी पैरेलल टू सरफेस में मोमेंटम न चेंज होने का रीजन ये है कि पैरेलल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। तो अब इसी कंसेप्ट को यहाँ पर फॉलो करोगे स्मूथ सरफेस कोलिजन में, जितने भी स्मूथ सरफेस कोलिजन होंगे वहां पर यही कंसेप्ट लगाएंगे। तो कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर ये थीटा एंगल बन रहा और कोलिजन के बाद ये अल्फा एंगल पर चला गया। तो इनिशियल वेलोसिटी यू के दो कंपोनेंट्स करें तो ये एक यू कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, एक यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट। कोलिजन के बाद की वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर साइड पर v cos अल्फा और राइट साइड पर v sin अल्फा, राइट साइड पर v sin अल्फा दिखा सकते हो यहाँ पर। अब ये जो v sin अल्फा है ये पैरेलल टू सरफेस है, v sin अल्फा पैरेलल टू द सरफेस, और ये जो v cos अल्फा है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। सिमिलरली ये u sin थीटा भी हमारा पैरेलल टू सरफेस है, और u cos थीटा हमारा परपेंडिकुलर टू सरफेस। और रूल के हिसाब से नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब हुआ परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो जो परपेंडिकुलर टू सरफेस है वो तो चेंज होगा, विल चेंज, उसके बारे में तो कह रहे हैं कि वो बदलेगा, लेकिन जो पैरेलल टू सरफेस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि जो v sin अल्फा पैरेलल टू द सरफेस है कोलिजन के बाद वाला, और v u sin थीटा पहले वाला, ये दोनों बराबर करो, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। सरफेस के पैरेलल वेलोसिटी का बाद वाला कंपोनेंट और सरफेस के पैरेलल वेलोसिटी का पहले वाला कंपोनेंट सेम रहेंगे, इनमें फर्क नहीं आता। लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन के कंपोनेंट यानी कि v cos अल्फा और दूसरा वाला कंपोनेंट u cos थीटा ये बराबर नहीं होंगे, इनमें फर्क होगा। और इनमें जो फर्क है वो रेस्टिट्यूशन से आएगा। रेस्टिट्यूशन से कि कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी आएगी नॉर्मल डायरेक्शन में, ये e टाइम्स कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटी यानी कि u cos थीटा, ये हम रेस्टिट्यूशन से लाएंगे। इनमें मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशंस नहीं बनाई जा सकती हैं क्योंकि जो फ्लोर होते हैं वो इनफाइनाइट मास के होते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में प्रॉब्लम है, यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व होगा लेकिन उसको मैथमेटिकली लिख नहीं पाएंगे। रीजन की जो फ्लोर है उसका मास आप इन्फिनिटी रखोगे, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट मास होगा, और वेलोसिटी ऑफ द फ्लोर विल बी जीरो। तो मोमेंटम डिफाइन करने के लिए हमें इनफाइनाइट इंटू जीरो लगाएंगे तो मैथमेटिकली वो अनडिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी हमें, या उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें फिर। इसीलिए फ्लोर वाले कोलिजन्स जितने भी होते हैं या किसी वॉल के कोलिजन्स होते हैं, तो फ्लोर और वॉल के कोलिजन्स में यही कंसेप्ट लगाए जाते हैं कि वेलोसिटी का कंपोनेंट सरफेस की पैरेलल डायरेक्शन में कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद एज इट इज रहेगा, और जो परपेंडिकुलर टू सरफेस के कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स चेंज होते हैं, रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन के हिसाब से होते हैं कि जो बाद वाला कंपोनेंट होगा वो पहले वाले कंपोनेंट का ई टाइम्स बनेगा। और इन्हीं दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को डिवाइड कर दें, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लें तो एक रिजल्ट ये आएगा tan अल्फा
विल बी tan ऑफ थीटा डिवाइड करने के बाद इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय ई। थीटा को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम दे सकते हैं, जैसे लाइट के केस में देते हो तो थीटा को कह सकते हो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और अल्फा को कह सकते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के रिलेशंस आ गए, tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाय ई। एक कंसेप्ट ये लगाओ, यानी कि अगर रेस्टिट्यूशन पता होगा तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितने एंगल पर वो रिबाउंड करेगा, और देन हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। मतलब हम न्यूमेरिकल करने के लिए दो कंसेप्ट लगाने हैं। एक कंसेप्ट हम लगाएंगे, मतलब या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में दो चीजें पूछी जाएंगी आपको, ये v पूछा जाएगा और अल्फा पूछा जाएगा। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में ये दोनों चीजें आती हैं कि v और अल्फा की वैल्यू बताओ। तो अल्फा की वैल्यू हम इस इक्वेशन से लाएंगे, tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन ई से। यहाँ से अल्फा की वैल्यू लाएंगे, और अल्फा की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, और फिर करस्पॉन्डिंगली v की वैल्यू ले आओ। सर तो मैं एक मिनट, मैं प्रेफर करता हूँ इक्वेशन 1 और tan अल्फा वाले को, मैं इन दोनों को लूंगा अपने न्यूमेरिकल्स करने के लिए। इक्वेशन 1 लगाऊंगा, मतलब कि सरफेस के पैरेलल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को इक्वेट करके, सरफेस के पैरेलल वेलोसिटी के कंपोनेंट इक्वेट करके एक इक्वेशन हम यहाँ से लाएंगे, और एक इक्वेशन tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाय ई से लाएंगे। ये दो इक्वेशंस फॉलो करेंगे। अब बताओ क्या कह रहे हो। सर ये यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा, मतलब थीटा अल्फा तो बराबर होंगे ना स्नेल्स रूल से। लाइट थोड़ी है यार, ये पार्टिकल है। सॉरी सर, तो ये मतलब रिफ्लेक्शन, मतलब थीटा अल्फा से बराबर होंगे ना उससे तो। अरे लाइट का रिफ्लेक्शन थोड़ी है ये, किसी बॉल का रिफ्लेक्शन है। लाइट के रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं ना वो तो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा ओके। अब इसमें दो एक्सट्रीम केसेस आ सकते हैं। दो एक्सट्रीम केसेस कौन से होते हैं वो देखो। दो एक्सट्रीम केसेस आपको दिखाएं पहले कि किस टाइप के कोलिजन्स हो सकते हैं। दो एक्सट्रीम केसेस में हम अगर ये मानते हैं कि एक सेकेंड जरा, इसमें से वो ले आए बॉल। तो दो एक्सट्रीम केसेस में यार हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लो ये जो बॉल है ये इसकी तरफ u वेलोसिटी से आई किसी एंगल पर, u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पर आई मान लें। तो पहला केस आप मान लो परफेक्टली इलास्टिक, यानी E इक्वल टू 1 का केस मान लो, परफेक्टली इलास्टिक। और हम दूसरा केस मानेंगे E इक्वल टू 0 का, परफेक्टली इन इलास्टिक। ये दो लिमिटिंग केसेस हैं हमारे, एक परफेक्टली इलास्टिक आ रहा हो और एक परफेक्टली इन इलास्टिक आ रहा हो। क्या रिजल्ट बनेगा देखो जरा इसमें, परफेक्टली इलास्टिक में और परफेक्टली इन इलास्टिक में, इन दोनों में अगर कोई बॉडी कोलाइड करते हुए आ रही हो इससे u वेलोसिटी से और उतने ही थीटा एंगल पर, तो कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा ये, है ना। ये सिचुएशन आपका जस्ट बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूँ। जस्ट बिफोर कोलिजन उसकी u स्पीड है और थीटा एंगल है। तो कोलिजन के बाद ये बॉल किधर जाएगी, कितने एंगल पर जाएगी। तो अभी हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा है tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाय ई। तो यहाँ पर ई की वैल्यू 1 है। दूसरे वाले केस में tan अल्फा की वैल्यू बनेगी tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू 0 है। यानी यहाँ पर अल्फा की वैल्यू बन जाएगी 90 डिग्री, बिकॉज tan थीटा बाय 0 इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब अल्फा 90 डिग्री, और यहाँ पर अल्फा बराबर थीटा। मतलब ये कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ये बॉडी उतने ही एंगल थीटा पर रिफ्लेक्ट होती है जितने एंगल पर आएगी, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये जिस एंगल पर बॉडी स्ट्राइक करेगी एग्जैक्टली उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। और इनफैक्ट क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस होगा नहीं। तो जितनी स्पीड से बॉडी आई होगी उतनी ही स्पीड से वापस भी जाएगी, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक आइडियल रिफ्लेक्शन है परफेक्टली इलास्टिक। कहीं पर भी अगर परफेक्ट इलास्टिक तरीके से आप बाउंसिंग कर रहे हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो गए, और जिस स्पीड से बॉडी आई उसी स्पीड से वापस चली गई। और अगर हम परफेक्ट इन इलास्टिक की बात करते हैं कि कोलिजन परफेक्ट इन इलास्टिक हुआ है E0, तो अल्फा 90,
और अल्फा हमारा नॉर्मल के साथ का एंगल था कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो अल्फा बनेगा। तो अगर हम नॉर्मल के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं तो इसका मतलब ये बॉल कोलाइड करने के बाद नॉर्मल से अल्फा एंगल पर 90 डिग्री पर, नॉर्मल से 90 डिग्री का मतलब हुआ टेंजेंट, यानी ये बॉडी मूव करेगी अलोंग दिस टेंजेंट। कोलाइड करने के बाद ये बॉडी सरफेस के अलोंग चलेगी 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री, ये अल्फा 90 डिग्री का मतलब ये कोलाइड करके ग्राउंड के ही साथ चलेगी, जमीन पे ही चलेगी। मतलब इस तरफ इसका मोशन होगा जस्ट आफ्टर द कोलिजन पैरेलल टू द ग्राउंड। और ये कितनी वेलोसिटी से होगा तो इसको निकाल सकते हो इसमें वेलोसिटी। अगर अल्फा 90 डिग्री है इसका मतलब वेलोसिटी v की वैल्यू, इफ अल्फा इज 90, अल्फा इज 90 देन v की वैल्यू u sin थीटा। मतलब ये u sin थीटा वेलोसिटी से ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में चल रहा होगा, बाउंस करेगा ही नहीं, मतलब कोई बाउंसिंग नहीं होगी इसमें, जीरो बाउंस, सरफेस के पैरेलल। हाँ जी, तो इसका मतलब जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा उसको कोई फोर्स इसमें काउंटर कर देगा परफेक्टली इनइलास्टिक। वैसे आपकी वॉइस इको कर रही है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा माइक दूर रख के बोलो, है ना, मतलब सर ये जो परफेक्टली इनइलास्टिक वाला केस है इसमें जो नॉर्मल फोर्स है वो जो बॉल पे लग रहा है उसको कोई फोर्स काउंटर कर देगा अगर ये बाउंस नहीं कर रहा। क्यों काउंटर क्यों करेगा? बाउंस नहीं कर रहा। अरे भैया, तो मेरे आप लोग इस कोलिजन वाली थ्योरी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। कोलिजन वाली थ्योरी में जो फोर्स का काम है वो मोमेंटम को चेंज करने का है, बैलेंस करने का नहीं है। यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका एक डाउनवर्ड कंपोनेंट है। आप लोग अभी तक ना मेरे ख्याल से समझ ही नहीं पाए हो कि यहाँ पर टॉपिक क्या चल रहा है। आप अभी भी फोर्स और उसमें लगे हो। यहाँ पर ये जो थीटा एंगल पर कंपोनेंट है यू कॉस थीटा, और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट है यू साइन थीटा। आप कोलिजन चैप्टर को अच्छी तरीके से इसका मतलब नहीं समझ पाए अभी तक कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें हम किस चीज की एनालिसिस करते हैं। आप यहाँ एनालिसिस ये करते हो कि कोई मोमेंटम अगर बदला है तो वो कौन सी फोर्स की वजह से मोमेंटम बदला है। हम फोर्सेस को बैलेंस करने की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और बैलेंस होंगे भी नहीं। ये जो u cos थीटा है इसकी वजह से इधर की तरफ मोमेंटम है, तो मोमेंटम है y डायरेक्शन में, इसका कह सकते हो, और इसमें मोमेंटम x डायरेक्शन में भी है। तो ये जो y डायरेक्शन का मोमेंटम है ये जीरो हो गया। तो जो नॉर्मल बैलेंस नहीं हुआ किसी से, नॉर्मल जो लगा होगा उस नॉर्मल फोर्स की वजह से मोमेंटम का y वाला कंपोनेंट एक नॉन जीरो वैल्यू से जीरो हो गया। नॉर्मल को किसी ने नहीं बैलेंस किया है, नॉर्मल की वजह से मोमेंटम में चेंज आया है। आप न्यूटन सेकंड लॉ थोड़ा सा ना प्रॉपर वे में समझो कि न्यूटन सेकंड लॉ बार बार एक ही चीज कहना चाह रहा है कि चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए फोर्स होना चाहिए, फोर्स इनटू डेल्टा टी। तो पहले बॉडी का वर्टिकल मोशन हो रहा था, अब इसका कोई वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब पहले वर्टिकल मोमेंटम था, अब नहीं है, तो चेंज हो गया वो नॉर्मल की वजह से हुआ। मतलब एक बात, आप फोर्स बैलेंस के अलावा भी सोचा करो भाई थोड़ा, आप लोग मतलब कितना उस तक रहोगे कि फोर्स बैलेंस करना फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बियॉन्ड भी फिजिक्स है यार। और यू साइन थीटा मतलब हॉरिजेंटल में कोई फोर्स नहीं थी इसलिए मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं। इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, बेसिकली ये होना चाहिए इसमें कि जब भी कोई बॉडी कोलाइड करेगी किसी भी एंगल पर, अगर हम बात करें आपसे, मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी यू स्पीड से आई एंड सपोज दैट कि ये इस नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल पर गई, तो रिफ्लेक्शन की दो लिमिट्स हैं। रिफ्लेक्शन की दो लिमिट्स आप ऐसे दिखा सकते हो, 30 डिग्री एंगल दिखाओ और ये जो फ्लोर है इसको दिखाओ। हम ये कह सकते हैं कि फ्लोर और 30 डिग्री के बीच के एंगल का जो पोर्शन है, ये पोर्शन, यही इसका रिफ्लेक्शन जोन है। मतलब रिफ्लेक्शन इस जोन में होगा कभी भी। मतलब या तो बॉल इस 30 डिग्री के अलोंग रिफ्लेक्ट होगी अगर परफेक्टली इलास्टिक है, या तो बॉल फ्लोर के अलोंग जाएगी अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है, या फिर बॉल इनके बीच में किसी डायरेक्शन में जाएगी। मतलब नॉर्मल से मिनिमम एंगल 30 बनेगा और मैक्सिमम एंगल 60 बन सकता है, मैक्सिमम एंगल 90। तो इनमें से कहीं पर भी वो रिफ्लेक्ट होगी, 30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी अगर E इक्वल टू 1 है,
फ्लोर के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट होगी अगर ई इक्वल टू 0 है, और इनके बीच में रिफ्लेक्ट होगी अगर ई की वैल्यू 1 से कम है कुछ, तो इनके बीच में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, जब बड़े एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। जितनी ई की वैल्यू कम करते जाओगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होता चला जाएगा। ई इक्वल टू 1 पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है। ई को कम करते चले जाइए, 1 से 0 की तरफ आते जाओ, रिफ्लेक्शन वाला एंगल बढ़ता चला जाएगा, और जब ई 0 कर देंगे तो रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री पर पहुंच जाएगा। ये होता है सिचुएशन बॉल की बाउंसिंग का। अब इसके कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको दिखाते हैं। एक बाउंसिंग प्रोजेक्टाइल का केस लेते हैं। इसमें प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल है कि एक बॉडी को यू स्पीड से और थीटा एंगल पर थ्रो किया गया। यह एज अ प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ा, तो इसको मैं यहाँ पर प्रोजेक्टाइल के नाम से दिखा रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल 1। फिर यहाँ से बाउंस किया, उसके बाद इसने दूसरा प्रोजेक्टाइल किया, प्रोजेक्टाइल 2। फिर बाउंस किया, उसने तीसरा प्रोजेक्टाइल किया, प्रोजेक्टाइल 3। बाउंस करके मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स हो रहे हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि जो पहला वाला प्रोजेक्टाइल है उसमें अगर बॉडी की जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो r1 है, अगले वाले प्रोजेक्टाइल में इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज r2 है, उसके अगले वाले प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल रेंज r3। पहले वाले प्रोजेक्टाइल में इसने जो मैक्सिमम हाइट अटेन करी थी वो h1, दूसरे प्रोजेक्टाइल में इसने मैक्सिमम हाइट h2 अटेन करी है और तीसरे में h3 अटेन करी है, एंड सो ऑन। पहला प्रोजेक्टाइल इसने t1 टाइम में कंप्लीट किया, दूसरा प्रोजेक्टाइल इसने t2 टाइम में कंप्लीट किया, तीसरा प्रोजेक्टाइल t3 टाइम में कंप्लीट किया। तो इन सब के बीच क्या रिलेशंस बनेंगे, किस टाइप के रिलेशन बनेंगे? तो क्वेश्चन को हम मल्टीपल फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। जस्ट बिफोर एंड ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 अगर हम बात करें, पहला प्रोजेक्टाइल जब खत्म होने वाला होगा जस्ट बिफोर द एंड ऑफ प्रोजेक्टाइल 1, तो ये बॉडी वापस नीचे की तरफ आई होगी, और जब ये बॉडी वापस नीचे की तरफ आई होगी तो इसकी जो वेलोसिटीज होंगी, प्रोजेक्टाइल एक सिमेट्रिकल पाथ होता है, तो अगर आप हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर इसको फेंकोगे तो जब ये प्रोजेक्टाइल वापस ग्राउंड पर आएगा तो फिर ये थीटा एंगल पे ही आएगा, और जिस स्पीड से फेंकते हैं उसी स्पीड से नीचे आता है। सिमेट्री की वजह से पैराबोलिक कर्व है, सिमेट्रिकल है। तो प्रोजेक्टाइल का जब फर्स्ट प्रोजेक्ट मतलब पहला वाला प्रोजेक्टाइल जब खत्म हो रहा होगा तो इस बॉडी की वेलोसिटी यू होगी नीचे की तरफ, और वो थीटा एंगल बना रहा होगा ग्राउंड के साथ, थीटा एंगल बना रहा होगा। ये सिचुएशन होगी आपकी। और जस्ट बिफोर द एंड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल 1 इज ऑल्सो जस्ट बिफोर कोलिजन, ये कह सकते हो कि जस्ट बिफोर कोलिजन भी है ये। प्रोजेक्टाइल 1 का एंड होना ही कोलिजन के पहले की कहानी है। अब ये पहली बार जब बाउंस करेगा, फर्स्ट बाउंस, यहां से इसने पहला बाउंस लिया है, तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट बाउंस अगर आपसे कहा जाए कि जस्ट आफ्टर फर्स्ट बाउंस इसमें क्या क्या वेलोसिटी दिखाओगे पहले वाले बाउंस होने के बाद? तो फर्स्ट बाउंस होने के बाद बाउंसिंग से पहले का रिजल्ट देखो, बाउंसिंग से पहले फर्स्ट कोलिजन के होने से पहले, तो फर्स्ट कोलिजन के होने से पहले यू का कौन सा कंपोनेंट ग्राउंड के पैरेलल है और कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है एंगल थीटा को देखते हुए। एंगल थीटा इस बार ग्राउंड से लिया गया है, इसको ध्यान देना है। ये जो एंगल थीटा है वो ग्राउंड के साथ बन रहा है, cos थीटा पैरेलल है। तो कॉस थीटा वाला पैरेलल, तो वो जो कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होंगे। तो इवन आफ्टर द फर्स्ट बाउंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी यू cos थीटा रहेगी इवन आफ्टर फर्स्ट बाउंस। लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो कोलिजन से पहले, मतलब पहले वाले बाउंस के फर्स्ट कोलिजन से पहले वर्टिकल डायरेक्शन में वो u sin थीटा था, उसमें हम e मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें e मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये e टाइम्स u इंटू साइन ऑफ थीटा, ये कंसेप्ट रखा जो नॉर्मल वाला है। ये हो गया जस्ट आफ्टर द फर्स्ट बाउंस, और इसके बाद ये सेकंड वाला प्रोजेक्टाइल करेगा, सेकंड प्रोजेक्टाइल।
अब पहले वाले प्रोजेक्टाइल की जो रेंज वगैरह है उसको क्या लिखोगे? तो पहले वाले प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है या मैक्सिमम हाइट है, इन सब का फॉर्मूला लगाओ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इन द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, बेसिक फॉर्मूला लगाओगे 2 टाइम्स u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और रेंज का फॉर्मूला लगाते हो तो रेंज के लिए हम कहते हैं कि इट इज u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट, जो आगे चल करके u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g भी आता है। तो ये मैंने इसलिए बताया आपको, देखो ये इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर u sin थीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं इसको, कि टाइम ऑफ फ्लाइट u sin थीटा वाले कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमम हाइट भी u sin थीटा वाले कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही, और रेंज u cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है और t पे डिपेंड कर रहा है। पहला बाउंस होने के बाद u sin थीटा में e मल्टीप्लाई हो चुका है, u sin थीटा इंटू e, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन अभी भी u cos थीटा चल रहा है इसका। मतलब अगर हम फर्स्ट प्रोजेक्टाइल को कंपेयर करें तो पहले वाले प्रोजेक्टाइल में बॉडी की वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी थी, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल में बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा थी और बॉडी की हॉरिजेंटल वेलोसिटी u cos थीटा थी फर्स्ट प्रोजेक्टाइल में। लेकिन दूसरे प्रोजेक्टाइल के टाइम पर, सेकंड वाले प्रोजेक्टाइल में, इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो अभी भी u cos थीटा है। सेकंड प्रोजेक्टाइल में हॉरिजेंटल अभी भी u cos थीटा है, लेकिन सेकंड प्रोजेक्टाइल की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो u sin थीटा नहीं है, उसमें u sin थीटा में e और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो सेकंड प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट t2 आएगा, उसमें 2/g, जहां पर u sin थीटा है उसमें e और मल्टीप्लाई हो चुका है, e u sin थीटा बाई g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे तो जहां u sin थीटा है उसमें u मल्टीप्लाई हो गया है, e u sin थीटा होल स्क्वायर बाय 2g। और रेंज में u cos थीटा में तो फर्क पड़ा नहीं, लेकिन यहाँ पर पहले वाले में t1 लगाएंगे, दूसरे वाले केस में जब आप सेकंड रेंज कैलकुलेट करोगे तो यहाँ t2 लगाओगे। और इससे एक चीज बड़ी क्लियर हो जाएगी हमें, इससे एक चीज क्लियर हो जाएगी, t2 और t1 का रिलेशन आ जाएगा आपका। सर जो प्रोजेक्टाइल 2 होगा उसमें एंगल तो चेंज हो जाएगा ना? एंगल चेंज हो गया है, एंगल नहीं देख रहे हैं हम, उसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देख रहे हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी e u sin थीटा है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है। यस सर। हाँ, एंगल तो ऑब्वियसली चेंज होगा, वो थीटा एंगल नहीं आएगा, वो तो ये जो एंगल बनेगा सेकंड प्रोजेक्टाइल का वो एंगल ज्यादा होगा, लेकिन हम एंगल को यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम उसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। सर ये बिफोर हैंड गिवन है कि एंगल सेम है हर बाउंस के बाद? एंगल सेम नहीं होगा, अभी तो पीछे समझाया आपको भी। एंगल तब सेम होता है जब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो। हाँ ठीक है ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक में 90 बन रहा है, अदरवाइज मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो रिफ्लेक्शन उसका कितने कहाँ से कहाँ हो सकता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं है। यस सर। लेकिन हम उसको एंगल में नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि प्रोजेक्टाइल को वैसे भी जब आप डिराइव करते हो तो एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन को अलग अलग रिजॉल्व करके ही करते हो, तो हम उसको ऑलरेडी रिजॉल्व के फॉर्म में ही रखते हैं ना, कि वाई डायरेक्शन की क्या वेलोसिटी है और एक्स डायरेक्शन की क्या वेलोसिटी है, हम उसका रिजल्टेंट क्यों निकालें, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को डिराइव करने के लिए मुझे वेलोसिटी को रिजॉल्व करना ही पड़ता है, तो वो पहले से ही रिजॉल्व फॉर्म में है, रिजल्टेंट निकालने का मतलब ही नहीं बन रहा, कोई लॉजिक नहीं बन रहा उसमें। यस सर। अब ये हो गया जस्ट आफ्टर फर्स्ट बाउंस। जस्ट बिफोर सेकंड बाउंस क्या होगा? जस्ट बिफोर सेकंड बाउंस अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा सेकंड बाउंस के पहले, तो ये प्रोजेक्टाइल वापस जब ग्राउंड पे आया तो कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड पर आ रहा होगा सेकंड बाउंस के पहले, दूसरी बार जब कोलाइड करने वाला होगा उसके पहले ये बॉडी नीचे आ रही होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में इंटरेस्टेड हूं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो कोलिजन होने के बाद जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स थे
फर्स्ट बाउंस होने के बाद वेलोसिटी के जो कंपोनेंट थे और सेकंड बाउंस होने से पहले जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, आफ्टर द फर्स्ट बाउंस एंड बिफोर द सेकंड बाउंस। क्योंकि आफ्टर द फर्स्ट बाउंस और बिफोर द सेकंड बाउंस का मतलब बीच में कहीं कोई कोलिजन हुआ नहीं, तो बीच में कहीं कोई एनर्जी लॉस होगी नहीं। जस्ट आफ्टर द फर्स्ट बाउंस एंड जस्ट बिफोर द सेकंड बाउंस, नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो जिस एनर्जी से प्रोजेक्टाइल गया था उसी एनर्जी से वापस आ जाएगा, यानी कि उतनी ही वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। तो u cos थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा eu sin थीटा। इस पूरे पीरियड में, यानी कि जस्ट आफ्टर द फर्स्ट बाउंस और जस्ट बिफोर द सेकंड बाउंस, एनर्जी कंजर्व होगी, ग्रेविटी लग रही है, कोई लॉस नहीं होगा, कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पर। और अब जस्ट आफ्टर सेकंड बाउंस, फिर से जस्ट आफ्टर अगर मैं सेकंड बाउंस की बात करूं तो अब इसके बाद वेलोसिटीज क्या होंगी। तो जस्ट बिफोर फर्स्ट बाउंस आप देख लो, और जस्ट आफ्टर सेकंड बाउंस निकालने के लिए फिर से कंसेप्ट क्या लगाएंगे कि सेकंड बाउंस होने के बाद अगेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो u cos थीटा ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी जो बिफोर वाली थी उसमें e मल्टीप्लाई करना होता है आपको, रेस्टिट्यूशन कंसेप्ट, रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट। तो जस्ट बिफोर सेकंड बाउंस में eu cos थीटा, eu sin थीटा वेलोसिटी थी, जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो इसमें e और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर e स्क्वायर u sin थीटा हो जाएगा वेलोसिटी। और इसके बाद ये तीसरा प्रोजेक्टाइल करेगा। तो जो तीसरे प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ, तीसरे प्रोजेक्टाइल का जब t3 निकालेंगे, t3 फॉर द थर्ड प्रोजेक्टाइल, तो फिर से पहली बार में u sin थीटा था, उसके बाद eu sin थीटा हुआ, अब वहां पर e स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर 2/g टाइम्स e स्क्वायर u sin थीटा। थर्ड वाले में h3 जब निकालेंगे, सेकंड वाली हाइट, तो फिर से यहाँ पर e स्क्वायर u sin थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, 2g। और r3 निकालने के लिए फिर से u cos थीटा में t3 मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कुल मिलाकर के अगर हम इन टाइम ऑफ फ्लाइट्स का रेशियो फाइंड करें तो क्या बनेगा, जो ये टाइम ऑफ फ्लाइट्स हैं अगर इनका रेशियो निकाला जाए, क्या बनेगा रेशियो, देखो ई का जीपी चल रहा है। हाँ, जो ये टाइम ऑफ फ्लाइट्स है इनका रेशियो निकालेंगे तो T1 रेशियो T2 रेशियो T3, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितने रेशियो में चलेंगे, तो ये आंसर आएगा 1:E/E²। हाइट में क्या रेशियो बनेगा, तो H1:H2:H3। हाइट वाले में ना स्क्वायर बन रहा है, ई का स्क्वायर हो रहा है वहां पर, तो ये रेशियो बनेगा 1:E²/E4। और रेंज में क्या रेशियो बनेगा, R1 R2 R3, इनमें जो रेशियो बनेगा टाइम वाला यानी कि 1/E². तो अब इस कंसेप्ट को बड़ा ध्यान से समझने वाला है प्रोजेक्टाइल का, बाउंसिंग प्रोजेक्टाइल कंसेप्ट। स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करना होता है, और ये कई बार मैं समझा चुका हूं कि जहां कोलिजन होते हैं वहां पर कोलिजन वाले पीरियड को अलग से डिस्कस किया करो, और कोलिजन होने के बाद और कोलिजन होने से पहले एनर्जी अगर आपको कंजर्व करानी है तो कोलिजन होने से पहले करा लीजिए, कोलिजन होने के बाद करा लो, क्योंकि जब कोलिजन होगा तो एनर्जी लॉस हो जाएगी, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है। और हम यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का कोई फायदा नहीं है मेरे को, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में वैसे भी जब न्यूमेरिकल करना होता है तो वैसे भी कंपोनेंट्स करने पड़ते हैं हमें। तो जब कंपोनेंट्स करने ही हैं तो क्यों ना हम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ही डायरेक्ट निकाल दें। हम रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिजल्टेंट एंगल निकाल के क्या कर लेंगे वहां पर, क्योंकि फर्दर तो हमको उसको रिजॉल्व करना ही है। मतलब सीधा सा ये है कि अगर हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से समझना चाहेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से ये हो जाएगा। ये अगर थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट लेना चाहते हो तो आप ऐसे मान लो कि अगर एक बॉडी को हम लोगों ने सपोज 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, ये एंगल हम लोगों ने यहाँ 60 डिग्री मान लो लिया, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू सपोज दैट हाफ है। तो जो पहला प्रोजेक्टाइल होगा उसका तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल। तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल में ये रेंज R1 की न्यूमेरिकल वैल्यू, हाइट की न्यूमेरिकल वैल्यू
h1 की और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये न्यूमेरिकली सीधे सीधे फॉर्मूले से आ जाएंगे आपके, है ना। u20 है, थीटा 60 है, तो डायरेक्ट तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो 2u sin थीटा बाई जी, जी को 10 मान लेंगे, अगर 2u sin थीटा बाई जी करेंगे तो 40 इंटू रूट 3/2 और 10 निकल से 2√3 आ जाएगा, चेक कर लेना इसको। और u जो ये आएगा मतलब कि हाइट, u sin थीटा 20 sin 60 10√3 उसका स्क्वायर 300 अपॉन 2g, मतलब कि 15 मीटर। और रेंज आ जाएगा u स्क्वायर हो गया 400 और साइन 120 यानी cos 30 √3/2, 400 √3/2 200 √3 अपॉन g 10 20√3। ये तो पहला वाला हो गया। अब अगले वाले के लिए बार बार सॉल्व नहीं करना। अब अगला जो प्रोजेक्टाइल बनेगा सेकंड वाला उसको डायरेक्ट करो। सेकंड प्रोजेक्टाइल का t2 उसमें e मल्टीप्लाई करो हाफ यानी √3 सेकेंड्स। तीसरे प्रोजेक्टाइल में जो तीसरा प्रोजेक्टाइल बनेगा उसका t3 उसमें e और मल्टीप्लाई करें, वो √3 अपॉन 2 सेकेंड्स हो जाएगा। e मल्टीप्लाई करते जाइए, आगे के प्रोजेक्टाइल्स के टाइम आते जाएंगे। हाइट में पहला वाला हाइट आ चुका है, अगले प्रोजेक्टाइल की हाइट 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू ई स्क्वायर यानी 15/4। उसके अगले वाले में फिर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15/16 हो जाएगा, ये हाइट आती जाएगी। रेंज के केस में फिर से ई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10√3 मीटर आ जाएगा। उसका अगला वाला फिर ई मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 मीटर आ जाएगा। सीधा सा कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल करना चाहेंगे तो। ना यहाँ पर देखिए, इसको भी इसमें वॉल से कोलिजन होना है, कोलिजन विद द वॉल का एग्जांपल है ये। क्या रिजल्ट बनेगा देखो, वॉल एंड फ्लोर का एग्जांपल ले। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 15 मीटर फ्रॉम अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। तो यहाँ से कोई बॉल मान लो u स्पीड से और थीटा एंगल पर थ्रो करते हैं, ये वाला डिस्टेंस हमें 15 मीटर दे रखा है। वो बॉल स्ट्राइक होता है अगेंस्ट द वॉल और रिटर्न करता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ही, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वापस आ गया। मतलब ये बॉल ऐसे प्रोजेक्टाइल करके गएगा, वॉल से कोलाइड करके और फिर वापस उसी जगह आ गया जिस जगह पर प्रोजेक्ट किया था उसको। मतलब ये ऐसे गया, यहाँ पर कोलाइड हुआ और कोलाइड करके वापस पलट करके वो उसी पॉइंट पर आ गया, फिर से उसी पॉइंट पर क्वेश्चन के हिसाब से। रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू 1/2 है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45, तो हमें u बताना है और t बताना है। मेरी चॉइस देखो एक ही, मैं क्वेश्चन करने का तरीका मेरा एक है, मैं इस क्वेश्चन को फेजेस में डिवाइड करता हूँ। आप कैसे करते हो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा तरीका यही है। फेज वन होगा प्रोजेक्शन से लेकर के, जहां से उसको प्रोजेक्ट किया है वहां से लेकर के प्रोजेक्शन से एंटिल जस्ट बिफोर द कोलिजन, ये मेरा पहला वाला फेज होगा। फिर फेज टू आएगा मेरा, फेज टू जहां पर कि ये कोलिजन होगा। पिछले कई एग्जांपल से लगातार मैं यही काम करते आ रहा हूं, लगातार क्वेश्चन को मैंने ब्रेक किया हुआ है कंसेप्ट्स में। इसे एनालिसिस करना आसान होता है और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली कोई तरीका है नहीं सॉल्व करने का। और फिर तीसरा फेज आएगा इसका, थर्ड फेज जो होगा वो कोलिजन के बाद से और वापस रिटर्न करने का, फेज थ्री, मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन एंटिल बैक टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से बैक टू प्रोजेक्शन पॉइंट। तो पहले तो डिवाइड करेंगे कि इसमें 3 पार्ट्स हैं, अब तीनों में क्या क्या करना है वो देखें, तीनों के कंसेप्ट। तो पहला वाला प्रोजेक्शन से लेकर के जस्ट बिफोर कोलिजन, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लगाना है। कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल ये कहता है कि अगर हम बॉडी को u स्पीड से फेंक रहे हैं, यानी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है और वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है, तो ये बॉडी जा करके और कोलाइड करने वाली थी, कोलिजन होने वाला था इसका अभी।
ठीक है ना, कोलिजन होने वाला है, जस्ट बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोलिजन होने से जस्ट पहले, कोलिजन होने से जस्ट पहले इसकी हाइट h है, ये h हाइट पर है, और कोलिजन से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx है और वेलोसिटी का y कंपोनेंट vy है। ये मान के चल रहे हैं कोलिजन से जस्ट पहले। प्रोजेक्टाइल वाला कंसेप्ट ये कहता है हमें कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है किसी भी प्रोजेक्टाइल में, जब तक वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तब तक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, यानी कि वेलोसिटी का जो x वाला कंपोनेंट है वो अभी भी u cos थीटा के बराबर रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा उसमें। हाँ, y कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज होता है, ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से y कंपोनेंट वेलोसिटी की चेंज होती है। बट यहाँ पर एक और इक्वेशन बना सकते हो डिस्प्लेसमेंट वाली, मतलब अगर हम एक इक्वेशन बनाए कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस इनटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑन द y एक्सिस इनटू t स्क्वायर, कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो y एक्सिस पर इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो कोलिजन वाला पॉइंट है उसकी हाइट स्मॉल h है, पॉइंट ऑफ कोलिजन अगर ग्राउंड से h हाइट पर माना गया है, तो इसका मतलब y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे स्मॉल h के बराबर, हाइट के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट लिखेंगे u इंटू साइन थीटा टाइम t, और ए वाई एक्चुअली ग्रेविटी होगा जो कि माइनस में, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशंस बन गई। तो फेज वन में जो कर सकते थे हम लोग, जितनी नॉलेज थी हमारी उतनी नॉलेज के हिसाब से फेज वन की इक्वेशंस कंप्लीट कर दी, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन। हाँ सर इधर पे एनर्जी कंजर्व भी तो करा सकते थे। क्या करोगे उससे? सर उससे मतलब वी निकाल लेंगे, जो मतलब जो परपेंडिकुलर वाली है वो निकाल सकते हैं। हाइट कहाँ पता है तुम्हें कि कितनी हाइट पर कोलिजन हुआ है? वो तो मैंने माना है, अच्छा अच्छा, हाइट गिवन थोड़ी है क्वेश्चन में। अब फेज टू कोलिजन का, तो कोलिजन वाले क्वेश्चन में अब हमको कोलिजन के कंसेप्ट लगाने हैं। अब यहाँ पर फिर दिमाग फालतू का मत लगाना कि यार फोर्स बैलेंस करना है, नहीं, कोलिजन में ये देखना होता है, कोलिजन के न्यूमेरिकल्स में ये देखना पड़ता है कि कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी, कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सेवरल थाउजेंड न्यूटन की फोर्सेस के अंडर बॉडी चल रही है, कई हजार न्यूटन की फोर्स लगेगी, तो 1000 न्यूटन की फोर्स को कौन बैलेंस कर देगा? तो कोलिजन में कोई बैलेंसिंग नहीं होती है। कोलिजन में ये देखो आप कि कोलिजन से जस्ट पहले क्या था और कोलिजन के जस्ट बाद में क्या हुआ, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन में ये जो बॉडी है इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी है इसके पास, इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो है v y, ये वर्टिकल वेलोसिटी है। अब हम देखेंगे कोलिजन के बाद क्या होगा। तो कोलिजन के बाद नेचुरल सी बात है कि ये बॉडी वापस पीछे की तरफ आएगी, और इसमें ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे जो लर्न किया है कि जो नॉर्मल है, अलोंग नॉर्मल चेंज होगा और पैरेलल टू द सरफेस नो चेंज, ये कंसेप्ट लगाएंगे। तो इस समय सरफेस के पैरेलल कौन है? इस टाइम पर इन दो कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल है, कौन सा कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है? तो मतलब सरफेस मतलब वॉल, वॉल के पैरेलल क्या है और वॉल के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है? तो पैरेलल टू द वॉल में वी वाई कंपोनेंट है, नेचुरल सी बात है वी वाई, क्योंकि वर्टिकल वॉल है, तो वी वाई, तो वी वाई कोलिजन के बाद में भी वैसे ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा वी वाई में। लेकिन ये जो u cos थीटा है जिसकी डायरेक्शन वॉल के परपेंडिकुलर है, ये बदल जाएगा और इसमें e मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वापस e u cos थीटा हो जाएगा। ये हमारा कोलिजन का कंसेप्ट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद कोलिजन के बाद है तीसरा फेज। कोलिजन होने मतलब कोलिजन में सिर्फ कोलिजन में कंपोनेंट्स चेंज होते हैं। अब कौन सा कंपोनेंट चेंज होना है, कौन सा नहीं चेंज होना है, ये देखने वाली बात है। तो ये तो कंसेप्चुअल पॉइंट हो गया, कोलिजन का कहानी खत्म। अब कोलिजन के बाद फिर से प्रोजेक्टाइल, आफ्टर कोलिजन फिर प्रोजेक्टाइल हो रही है। तो अब कोलिजन होने के बाद इस बॉडी की वेलोसिटी इस लेफ्ट साइड पर, हॉरिजॉन्टल साइड पर ई यू कॉस थीटा, और वर्टिकल साइड पर वी वाई। ये ऑब्वियस है कि जिस पॉइंट से कोलाइड हुआ था वो एच हाइट पे था, मतलब पॉइंट ऑफ कोलिजन हमारा एच हाइट पे था, तो यहां से वापस वो नीचे आया। एंड क्वेश्चन के हिसाब से कितना डिस्टेंस नीचे आया है वो, एज पर क्वेश्चन पूछे कि क्या डिस्टेंस वो वापस आया,
तो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये बॉडी उसी जगह पर वापस आ गई जिस जगह से फेंकी गई थी, मतलब कि 15 मीटर पर इसको फिलहाल डी मान लेते हैं। तो अब फिर से प्रोजेक्टाइल वाले कंसेप्ट लगाओ, और प्रोजेक्टाइल का तो एक ही फंडामेंटल कंसेप्ट है, मोशन इन वाई डायरेक्शन अलग से सॉल्व करो, मोशन इन एक्स डायरेक्शन अलग सॉल्व करो। तो अगर हम कोलिजन होने के बाद थर्ड वाले फेज में वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिखें, अगर हम वाई डायमेंशन में इक्वेशन बनाएं, तो वाई डायमेंशन में बॉडी वापस एच डिस्टेंस नीचे आ रही है, तो इक्वेशन बनाएंगे, एच डिस्टेंस हम नीचे आ रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वी वाई, और मान लेते हैं कि अब टी डैश टाइम मुझे लगा, नीचे आने का टाइम टी डैश मान लेते हैं, तो इनटू टी डैश और हाफ जी टी स्क्वायर। बट यहाँ पर अब साइन कन्वेंशन हमने लगाने पड़ेंगे। साइन कन्वेंशन ये लगाओगे, कोलिजन होने के बाद ये जो एच है वो डाउनवर्ड है, बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, लेकिन जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है ये अपवर्ड है। आफ्टर कोलिजन डाउनवर्ड बॉडी नीचे आ रही है, डाउनवर्ड मोशन, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी वी वाई ऊपर है, तो हम वी वाई के आगे लगा देंगे एक माइनस साइन, मतलब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ इस टाइप। ये दूसरी इक्वेशन हुई। और जो डिस्टेंस डी है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की बात करें अगर एक्स डायमेंशन की, तो एक्स डायमेंशन के लिए आपकी इक्वेशन ये बनेगी कि जो डिस्टेंस डी होगा वो उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ई यू कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाय टी डैश, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। तो ये कुल मिलाकर के तीन कंसेप्ट हैं, 2 बार प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट लगाने हैं, 1 बार कोलिजन का कंसेप्ट लगाना है इसमें। अब फाइनल चीज पे आओ, कंसेप्ट पहले देख लो, पहले आप जो मैंने बनाए हैं वो कंसेप्ट पूरी तरीके से देख लीजिए क्या हुआ। ये तीनों स्टेप्स के इक्वेशन समझ में आ रहा है? इसको ब्रेक करके करो, पहले क्वेश्चन को ब्रेक करो तब समझ में आएगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड करो क्वेश्चन को, पहले प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लगाना है, फिर यहाँ पर कोलिजन का कंसेप्ट लगाना है, प्रोजेक्टाइल के बाद कोलिजन का कंसेप्ट, और उसके बाद फिर से प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लगाना है। और प्रोजेक्टाइल का जब हम कंसेप्ट कहते हैं तो प्रोजेक्टाइल कंसेप्ट का मतलब ये होता है, आपको इक्वेशंस लगानी होती हैं, जो मोशन की 3 इक्वेशंस हैं, उन तीनों इक्वेशंस को एक बार हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में, एक बार वर्टिकल डायमेंशन में, यही प्रोजेक्टाइल का बेसिक्स है। और कोलिजन में ये देखना पड़ता है कि कौन सी वेलोसिटी चेंज होने वाली है, कौन सी वेलोसिटी नहीं चेंज होने वाली है, तो इसकी भी थ्योरी यहाँ पर ऐड करी हुई है कि जब आपको ये पता लगाना हो कि वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन की चेंज होगी, कौन सी नहीं चेंज होगी, तो ये देख लो, परपेंडिकुलर टू सरफेस जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो चेंज होगा, पैरेलल टू द सरफेस जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो चेंज नहीं करेंगे। और रीजन क्लियर है उसका, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से परपेंडिकुलर वेलोसिटी चेंज होगी, और फ्रिक्शन के एब्सेंस की वजह से पैरेलल वाली वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। अब आते हैं बात इसको सॉल्व करने के ऊपर, ये सब कुछ हो गया, इसके बाद अब इसको सॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे फाइनली, मतलब हमारा जो वर्किंग था वो हो गया, अब इसके बाद कैलकुलेशन पार्ट बची है, इसको आप प्रोसीड कैसे करोगे, आगे सॉल्व कैसे करोगे इसमें से। तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं, कुछ आइडिया देंगे आप लोग, कैसे लगा सकते हैं यहाँ से, मतलब कंसेप्ट क्या लगा दें यहाँ पर? सर दोनों की रेंज इक्वल कर दो। दोनों की रेंज हम लोगों ने निकाली ना सर, उस वाले वाई वाले डायमेंशन की, वो इक्वल कर देंगे तो आगे। अच्छा ठीक है, और कोई तरीका नहीं हो सकता इसका? देखो एक तरीका और बता रहे, एक अब कंसेप्ट समझना है, क्योंकि मैं हालांकि वो डायरेक्ट बोल सकता हूँ, लेकिन अब मैं एक कंसेप्ट आपको ना सेपरेट पेज पर फिर से दिखा रहा हूँ, तो ध्यान सुनना अब जो लॉजिक बताने जा रहे हैं। और ये टाइम लग रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, लेकिन इस कंसेप्ट को एक बार लर्न कर लिया फिर आगे टाइम नहीं लगेगा। मैं पूरी इसकी प्रूविंग करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। जब हमने प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट किया होगा तो स्टार्ट करते वक्त इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ u cos थीटा थी और इधर की तरफ u sin थीटा थी। मैं यहां पर इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहा हूं जस्ट
बिफोर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी को हम u cos थीटा कह रहे हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी को मैंने vy लिखा था अभी। लेकिन इस vy को इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से, इस vy को इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, तो y डायरेक्शन में अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो vy को हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट u sin थीटा और माइनस g इंटू टी। आप बताओ ये इक्वेशन सही है या नहीं है? मतलब अगर मान ले कि t सेकंड्स लगे हमको, तो क्या इस t सेकंड्स के लिए ये इक्वेशन सही लिखी है हमने? बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, सही है ना। और ये जो h था, ये जितनी हाइट पर चला गया, मैं इसको फिर से फेयर करके दिखा रहा हूँ, h हाइट पर, तो h की इक्वेशन हमारी बनेगी वर्टिकल डायमेंशन के लिए u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और अगर ये d डिस्टेंस आगे आया है तो पहले आप इसको इंडिविजुअली देखो प्रोजेक्टाइल के हिसाब से। इसे d के लिए इक्वेशन बनाओगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा इंटू टी, ये सब प्रोजेक्टाइल की इक्वेशंस हैं। इतना पार्ट क्लियर है अभी नहीं? जी सर। अच्छा, अब कोलिजन के बाद हमने क्या इक्वेशन बनाई है, मैं इसको यहाँ पर इसलिए अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि वहां पर थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा था मुझे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने ये कहा कि अब जस्ट आफ्टर कोलिजन में ये जो u cos थीटा की वेलोसिटी थी, ये दूसरे डायरेक्शन में e से मल्टीप्लाई हो गई, e u cos थीटा हो गई, और वॉल के पैरेलल वेलोसिटी उतनी ही है vy, और ये बॉडी वापस d डिस्टेंस पे आई। लेकिन अब की बार ये d डिस्टेंस लेफ्ट साइड जा रही है और h डिस्टेंस वो नीचे आ रही है। तो हमने यहाँ पर कौन सी इक्वेशन बनाई है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर इक्वेशंस कौन सी बनाई थी मैंने? एक इक्वेशन मैंने h के लिए बनाई, उसको लिखा vy, इस टाइम को मैंने t डैश माना है कि नीचे आने का टाइम t डैश है, तो इंटू t डैश, और माइनस लगाया यहाँ पर। और इस माइनस का रीजन क्या था मैं फिर से बता दूं, यहाँ माइनस क्यों लगाया था मैंने, क्योंकि बॉडी का डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट ऊपर है, तो इसलिए इसके आगे माइनस साइन लगाया। और इसे d के लिए मैंने इक्वेशन बनाई, इसे d के लिए, तो इसे d के लिए इक्वेशन बनाई थी जस्ट आफ्टर द कोलिजन, जो वेलोसिटी थी eu cos थीटा, उसमें t डैश मल्टीप्लाई करके, ये दूसरी इक्वेशन हमने बनाई थी। अभी क्लियर हो गया? मतलब क्लियर डायग्राम से क्लियर हो गया इसमें कि कोलिजन से पहले की प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, कोलिजन के बाद के प्रोजेक्टाइल की इक्वेशंस क्लियर है या नहीं अभी? जी सर। ठीक है, अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं। ये जो इक्वेशन है ना h वाली, तो हमारे पास क्या बन रहा है, h इक्वल टू माइनस, इसके अंदर vy को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो vy ऊपर से लाए थे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। तो vy को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा u sin थीटा माइनस जी इंटू टी इंटू टी डैश प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और साथ ही साथ h की वैल्यू यहां से लाएंगे, साथ ही साथ हम h की भी वैल्यू लाएंगे यहां से। तो हम क्या करने जा रहे हैं, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस u sin थीटा इंटू टी डैश प्लस जी टी इंटू टी डैश और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक बार वेरीफाई कर लेना इसको। दो काम किए मैंने। बोले ठीक है, आगे बढ़े अभी? जी सर। यस सर। अब दोनों u sin थीटा को लेफ्ट साइड ले जाओ, u sin थीटा को, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास बन जाएगा u sin थीटा, बाहर चला जाएगा, और यहां पर बनेगा t प्लस टी डैश, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को हम राइट साइड लाएंगे, तो ये बनेगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और प्लस जी टी टी डैश। अगर सब सही किया है हमने, हाफ नहीं आएगा सर, हाफ हट जाएगा, जीटी स्क्वायर होगा बस। हाँ सॉरी, हाफ चला जाएगा। हाँ, ये तो इसमें से भी क्या होगा, ये जो जी टी स्क्वायर प्लस जी टी टी डैश देख रहे हो, इसमें से जी इंटू टी कॉमन भी ले सकते हैं, तो उसको भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा,
g इंटू टी कॉमन ले लो तो ये बचेगा ब्रैकेट में t प्लस टी डैश। अब ये t प्लस टी डैश कैंसिल कर जाएगा। हाँ सर वो टी डैश स्क्वायर था ना, कहाँ पर यार, कुछ गड़बड़ हो वो गई है। टी डैश स्क्वायर था जो आपने एच लिया आफ्टर कोलिजन वाला, हाँ उसमें कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर कहीं पर कहीं राइट कहीं। साइड में तो टी डैश माइनस था। डी बाई टी डैश प्लस हाफ ये जी अच्छा टी ये टी डैश डैश करके। यस सर, सॉरी ये टी डैश यस स्क्वायर, सर। भाई मैं देख रहा कुछ गड़बड़ हुई है। और तो यहाँ पर ये टी डैश स्क्वायर यहाँ पर है, तो अब थोड़ा सा फिर चेंज करेंगे तो इसको ना फिर क्या होगा, प्लस जी टी। अब ये बनेगा जा करके इधर हाफ जी टी स्क्वायर प्लस टी डैश स्क्वायर, और उसके बाद बनेगा प्लस जी टी टी डैश। अब सही है, अभी ठीक है ना? अब ठीक है ना? यस सर। हाँ अब जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड, वो अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे राइट हैंड साइड पर, तो ये अगर मैं हाफ जी कॉमन कर दूं तो ये टी प्लस टी डैश होल स्क्वायर बन जाएगा। एक बार चेक कर लेना इसको, राइट साइड की चीज। यस और अब अगर मैं u साइन थीटा इंटू टी प्लस टी डैश और ये इक्वेट करूं, इन दोनों को इक्वेट करूं, तो t प्लस टी डैश की वैल्यू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, ये बन जाएगी। और 2u साइन थीटा बाई जी था क्या? अगर वैसे याद करो, 2u साइन थीटा बाई जी तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यस सर, टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम अभी भी उतना ही है, t प्लस टी डैश 2u साइन थीटा बाई जी आ रहा ना। ये मैंने प्रूफ दिया है, हालांकि मैं चाहता तो डायरेक्ट बोल सकता था कि ये आंसर लगा लो, बट उसका जस्टिफिकेशन है कि क्यों बोला जाता है जी। मतलब ये प्रूविंग कोई नहीं बताता है, तो प्रूविंग आपको बता दिया कि कहाँ से ये प्रूफ करेंगे कि प्रोजेक्टाइल को टी टाइम अगर जाने में लगा और टी डैश टाइम आने में लगा, तो दोनों का सम उतना ही रहेगा जितना कि उसका नॉर्मल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। और अब आगे से प्रूफ नहीं करेंगे, आगे से इसको यूज करोगे एज कंसेप्ट। आगे से इस कंसेप्ट लगाएंगे, इसको एक रिजल्ट मान करके चलेंगे कि किसी भी वर्टिकल वॉल से अगर प्रोजेक्टाइल कोलाइड करके और वापस जमीन पर आ गया, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वैसा ही रहता है जैसा कि बिना कोलिजन वाले प्रोजेक्टाइल का होता है। बिना कोलिजन वाले प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी होते हैं, और कोलाइड करने के बाद भी टोटल टाइम उतना ही लगेगा इसको। जब वापस आएगा तो उसी पाथ पे वापस आएगा। नहीं, ये सब नहीं कह रहे हैं, पाथ वो नहीं होगा, सेम पाथ से वापस आएगा ये नहीं कहा जा रहा है आपको। सर डिस्प्लेसमेंट होती होगी। अरे क्यों लगा रहे हो ये सब कंसेप्ट यार, अननेसेसरली कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं होने वाला आपका। क्या करोगे? आपका जो मेन कंसेप्ट है कि टाइम उतना ही रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, क्योंकि अब तो प्रूफ कर दिया, सब समझ लिया आगे से, हालांकि है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन उनके लिए ऑब्जेक्टिव है जिनको ये चीज पता है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए ऑब्जेक्टिव नहीं है फिर ये। तो जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ एक बार फिर से, और इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। मतलब अभी ये मान के चल रहे हैं कि अब इस कंसेप्ट को पढ़ लिया हम लोगों ने, तो अब ये क्वेश्चन मेरे लिए ऑब्जेक्टिव है। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, टाइम पूछा है इन्होंने, तो टाइम अब आप समझ जाओ कि टाइम क्या लगने वाला है, क्योंकि अब पहले नहीं मालूम था, अब इतनी लंबी चौड़ी प्रूविंग करने के बाद अब तो इतना आइडिया लग गया हमें कि इस प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम तो उतना ही रहने वाला है। तो अगर इस प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने u वेलोसिटी से फेंका है, थीटा एंगल पर फेंका था, तो ये जाएगा और कोलाइड करके वापस आ जाएगा, किसी भी रास्ते से वापस आए उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन टोटल टाइम मतलब t जाने का और t डैश आने का, तो कैपिटल T इक्वल टू टी प्लस टी डैश, और हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि ये 2u साइन थीटा बाई जी के बराबर ही आएगा। तो इट इज 2 थीटा 45 है यहाँ पर, तो ये √2 टाइम्स u बाय जी, लेकिन अभी u दिया नहीं है हमें। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट,
दूसरा कंसेप्ट ये लगाना था मेरे को, प्रीवियस डेरिवेशंस में ये सब कुछ समझ में आएगा कि जो d है वो EU cos थीटा t डैश है, d बराबर EU cos थीटा t डैश, और वही d U cos थीटा इंटू टी भी है, d बराबर U cos थीटा इंटू टी भी है, और d बराबर EU cos थीटा इंटू टी डैश भी है। तो एक और चीज समझ में आ रही है कि यहां से एक और कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि E मल्टीप्लाइड बाय टी डैश इक्वल टू टी, ये भी एक कंसेप्ट आ रहा है आपका। इसको लगाओ यहां पर कि E मल्टीप्लाइड बाय टी डैश प्लस, सॉरी प्लस नहीं, E मल्टीप्लाइड बाय टी डैश इज इक्वल टू टी, और E की वैल्यू 1/2 है, E की वैल्यू। ये हमारा दूसरा कंसेप्ट भी हो जाएगा। ये दो कंसेप्ट हो गए, एक t प्लस टी डैश की वैल्यू आ गई और एक E इंटू टी डैश प्लस टी की वैल्यू आ गई, जिसमें E की वैल्यू 1/2 है। नाउ यहां से पता लगाओ कि t और टी डैश कितने आ रहे हैं, वैल्यू ऑफ t कितनी आ रही है और वैल्यू ऑफ टी डैश कितनी आ रही है। u के फॉर्म में आएगा आंसर, जो भी आएगा वो u के ही फॉर्म में आएगा। E की वैल्यू को 1/2 रख दें अगर तो E रख देते हैं यहाँ पर 1/2, मतलब टी डैश इक्वल्स टू 2t हो गया। तो 3t यानी कि t की वैल्यू बन जाएगी √2u अपॉन 3g, और t डैश की वैल्यू बन जाएगी 2√2u अपॉन 3g। ये दो कंसेप्ट। सर हाँ जी। सर पिछले पेज में जो इक्वेशंस हैं सर, उसमें डी मतलब दोनों डी की इक्वेशन है उनको जोड़ दिए, तो सर यू तो डायरेक्टली मिल जाएगा उससे। कैसे? सर ये दोनों डी को जोड़ दीजिए तो तो इसमें क्या E होगा सर? सर नहीं मिलेगा, टी और टी डैश इंडिविजुअली नहीं पता अभी आपको, नहीं मिलेगा, करके देख लो। नहीं सर, टी और टी डैश उसमें भी जुड़ जाएंगे ना? अरे इसमें E भी मल्टीप्लाइड है। अच्छा जी सर। नहीं होंगे। अब आप काम करोगे ना, टी और टी डैश निकालने के बाद अब आप लिखा लो d इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी है, d बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। तो अब हम उसको लगाएंगे ना कंसेप्ट को यहाँ पर, देखो जल्दीबाजी से नहीं होगा कोई काम। अब आप लगाओ d बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, बनाया था आपको पीछे, तो d की वैल्यू 15 मीटर है, u पता नहीं, कॉस थीटा 45 है, और t की वैल्यू निकाली गई है √2u अपॉन 3g। अब बताओ कि u कितना आएगा इसके हिसाब से, यहाँ से u। देखो अगर कंसेप्ट पहले से पता होते तो वर्किंग तो इतनी ही है, वर्किंग इतनी ही है अगर ये कंसेप्ट पहले से पता हो तो। कौन से कंसेप्ट? कि एक ये वाला कि t प्लस टी डैश बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट, एक ये कंसेप्ट अगर पहले से पता होता, और एक ये कि e इंटू टी डैश की वैल्यू t के बराबर आती है। ये दो कंसेप्ट अगर आपको पता है या फिर आगे से याद रखना होगा तुम्हें, तो क्वेश्चन फिर आसान है। नहीं तो फिर पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ये सब्जेक्टिव प्रूविंग पे जाओगे, इतनी लंबी चौड़ी प्रूविंग दिखाओगे, प्रूविंग करने के बाद तब करोगे क्वेश्चन को। तो अभी ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन इसमें और भी आते हैं, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये दो रिजल्ट्स आप फिर से डिराइव नहीं करेंगे, आगे से हम इसको डिराइव नहीं करेंगे कि t प्लस टी डैश 2u साइन थीटा बाई जी कैसे आएगा, या ये भी डिराइव नहीं करेंगे कि e इंटू टी डैश टी के बराबर क्यों होगा। डेरिवेशन यहीं पर हो गई है। अभी सी ऑप्शन ऑप्शन है। ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन अगर एडवांस में नॉलेज है तब, नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। अब देखो ये जो मल्टीपल बाउंसिंग के कंसेप्ट्स हैं, तो दो तरीके के क्वेश्चन आपको मैंने कराए, एक ये फ्लोर वाले जिसमें हम बॉडी फ्लोर से कोलाइड हो रही है ग्राउंड से, और एक ये एग्जांपल किया है जिसमें ये बॉडी किसी वॉल से कोलाइड हुई है, फ्लोर एंड वॉल, दो एग्जांपल। दोनों रिजल्ट्स याद रखने वाले हैं, समझने सर वाले। ये वाला कंसेप्ट तभी लगाएंगे ना जब मतलब जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है वहीं पे है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर कौन सा डी कंसेप्ट? सर ये वॉल वाला। हाँ, ये E इंटू टी डैश बराबर टी तभी लगाओगे व्हेन रिटर्न टू द सेम पॉइंट है। लॉजिक पकड़ लो भाई, रिटर्न टू द सेम पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ,
ये जो प्रूविंग की गई है कि t प्लस टी डैश 2u sin थीटा बाई जी होगा, इस प्रूविंग में कहीं पर d वाली इक्वेशन यूज हुई है? देखो कौन कौन सी इक्वेशंस को लेकर के प्रूफ किया है हमने, कौन कौन की इक्वेशंस को लेकर के ये प्रूफ होता है कि t प्लस टी डैश बराबर 2u sin थीटा बाई जी। क्या इस यहां तक आने के लिए, मतलब t प्लस टी डैश बराबर 2u sin थीटा बाई जी, यहां तक आने के लिए क्या हम लोगों ने d इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी या d इक्वल टू यू कॉस थीटा टी डैश का कोई यूज किया हमने? नो सर। नो सर। तो फिर इसका मतलब अगर वो सेम पॉइंट पर रिटर्न नहीं भी होगा तो भी t प्लस टी डैश की वैल्यू 2u sin थीटा बाई जी होगी। ठीक है। वो इक्वेशन तो हमेशा रहेगी। हाँ, ये नहीं आएगा ऑब्वियसली, e इंटू टी डैश की वैल्यू t के बराबर नहीं आएगी, क्योंकि ये रिजल्ट लाने के लिए तुमने इन दोनों d को कंपेयर किया है। जी सर। हाँ, तो सीधा सा रूल है कि जिस स्टेप से जो प्रूफ हो रहा है उसको देखेंगे। यानी कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल कंसेप्ट ये है कि t प्लस टी डैश बराबर 2u sin थीटा बाई जी, पार्टिकल वापस उस पॉइंट पर आए चाहे ना आए। लेकिन e इंटू टी डैश बराबर t ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि दोनों d कंपेयर किए गए थे, इसलिए ये आंसर बना था आपका। क्लियर हुआ अभी? कि अभी भी कोई डाउट है तो जल्दी बताओ, तो आगे बढ़े फिर। हो गया सर। हो गया सर। है ना, चलिए ठीक है। एक्चुअली अगर इसको और जनरलाइज करना चाहोगे ना तो जनरलाइज कर देता हूँ तुम्हें। अगर इसको जनरलाइज करना चाहते हो तो आप इसको एक काम करो, इधर डी डैश कर लो, इस डिस्टेंस को डी डैश कर दो, मान लो डी डैश पर आया। अगर जनरलाइज करना चाहते हो तो डी डैश कर दो। तो एक जानते हो क्या कंसेप्ट बन जाएगा तुम्हारा? इसमें से क्या कंसेप्ट बन जाएगा? अगर इसको जनरलाइज कर दें, आपको चाहते हो कि जनरलाइज रहे ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो आपको कभी, तो वो भी करवा देते हैं। यहाँ से क्या बन जाएगा? अब जब इतनी प्रूविंग करी दी है तो मैं कह रहा हूँ d डिवाइडेड बाई टी शुड बी इक्वल टू d डैश डिवाइडेड बाय ई टी डैश। अब देख लो ये चीज सही है? यस सर। है ना? तो इसको एक जगह लिख लेते हैं यार कहीं पर, क्योंकि इसको एक जगह लिख लो, अदरवाइज फिर क्या होगा ना, मेहनत की इतनी और दोबारा कभी फिर आ गया तो पता चला हम लोग बर्बाद हो गए। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, इस क्वेश्चन कंसेप्ट को एक जगह लिख लेते हैं। कंसेप्ट ये हो गया हमारा कि अगर बॉडी को u वेलोसिटी से थ्रो किया था और ये एंगल थीटा था और ये बॉडी कोलाइड हुई और किसी और जगह आई, मतलब कोलाइड करके किसी और पॉइंट पर आ गई, वहां नहीं आई, तो अगर ये d डिस्टेंस गया था और d डैश डिस्टेंस वापस आया है और t टाइम इसको जाने में लगा और t डैश आने में लगा, तो कंसेप्ट एक तो ये बन रहा कि t प्लस टी डैश की वैल्यू जो रहेगी वो 2u sin थीटा बाई जी रहेगी। अब इसको कहीं पर आपको याद कर लेना, एक कंसेप्ट। और दूसरा कंसेप्ट अभी बनाया हम लोगों ने कि d डिवाइडेड बाई टी शुड बी इक्वल टू d डैश डिवाइडेड बाय e इंटू टी डैश। स्पेसिफिक केस में जब d और d डैश बराबर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली t बराबर e टी डैश हो जाएगा। अभी ठीक है ये? जी सर। अब क्लैरिटी हो गई ना इसमें क्या करना है आगे से, मतलब अब कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए इसका। जी सर। चलिए नेक्स्ट देखो। यहां पर क्वेश्चन है, टाइम हो गया यार। अब एक काम करें फिर, एक देखो ये भी आपके ऑब्लिक इंसिडेंस वाले ही क्वेश्चंस हैं, तो अभी टाइम हो गया, इसको मैं एज आपके सेल्फ असाइनमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ, फिर इसको अगली बार डिस्कस करेंगे। एक ये क्वेश्चन करना है, ये मल्टीपल बाउंस के क्वेश्चंस हैं, है ना, ये मल्टीपल बाउंस का क्वेश्चन है, इसको करना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ध्यान रखने वाला है। और इसके बाद एक और है प्रोजेक्टाइल वाला ही, ये भी मल्टीपल बाउंस है। इसमें वॉल और फ्लोर दोनों के कोलिजन इन्वॉल्व किए गए हैं, वॉल प्लस फ्लोर दोनों के कोलिजन इन्वॉल्व हैं। इनको कैसे करना है ये कंसेप्ट लगाना है आपको। इसमें फ्लोर वाले कोलिजन के कंसेप्ट और वॉल वाले कोलिजन के कंसेप्ट दोनों को मिक्स किया गया है इसमें, फ्लोर एंड वॉल दोनों के कंसेप्ट्स को। पूरा लॉजिक लगाओगे तभी होगा। और ये भी एक क्वेश्चन है, मतलब क्विज टाइप का है, ये उसका एप्लीकेशन है कि कोई बॉल इधर से 60 डिग्री पर स्ट्राइक होती है और वो बाउंस करके ऊपर चली जाती है, बाउंस करके ऊपर चली जाती है एच हाइट पर। तो ये सब इसी की एप्लीकेशन है, जो आज पढ़ा है ना इसकी एप्लीकेशन हैं सारे, ठीक है। और यहाँ पर रफ सरफेस को कंसेप्ट किया है कि बाउंसिंग अगर रफ सरफेस से होगी, तो वो अभी तक सारे क्वेश्चन हमने स्मूथ सरफेस से लिए हैं, तो ये तो खैर हम कराएंगे आपको रफ सरफेस वाले, बाउंसिंग फ्रॉम द रफ सरफेस। ये सारे स्मूथ सरफेस वाले हैं जितने भी आप देख रहे हो।
तो मेरे तरीके से ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, बट उसके पहले ये पूरा कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझो, बाउंसिंग प्रोजेक्टाइल वाले कंसेप्ट, ऑब्लिक वाले कंसेप्ट, और फिर प्रैक्टिस करके देखो क्या आंसर आता है आपका। सर एक डाउट क्लास रखवा दीजिएगा, जो टेस्ट हुआ था